मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, इतने दिनों की जो कोशिशें थी, जो हमने देखा, मनीष अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, इतने दिनों की जो कोशिशें थी उसमें जो शर्तें थी वही सबसे बड़ा डेडलॉक थी। अब क्या उन शर्तों में ढील हो सकती है? कितनी गुंजाइश ईरान के लिए है कि अमेरिका की शर्तों के हिसाब से चले? अमेरिका के लिए कितनी गुंजाइश है कि वो ईरान की शर्तों के हिसाब से चले? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जबकि बैठक होगी पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में, तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका के 15 सूत्री मांग और ईरान के 10 सूत्री मांग में से किन किन बातों पर सहमति बनती है, किन किन बातों पर सहमति नहीं बनती है। लेकिन ये बात है कि ये कोई अधिकारियों की फाइल नोटिंग वाला मसला नहीं है। ये मोटे तौर पर ये मसला है कि ईरान और अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनके बीच में जो आप कहें वैमनस्य है, जो शत्रुता है, जो अदावत है, वो मोटे तौर पर खत्म नहीं हो रही है। तो युद्ध भले ही रुक गया है लेकिन दोस्ती नहीं बनी है, और जब दोस्ती नहीं बनी है तो फिर युद्ध शुरू होने की संभावना कभी भी बनी रह सकती है, क्योंकि जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को खतरे के तौर पर बड़ी जो सबसे जब दोनों ही पक्ष के बीच में अगर आप कहें कि भरोसे की कमी है। इजराइल की तरफ से जो सबसे बड़ी चिंता थी वो प्रॉक्सीज को लेकर थी। मतलब आप वहां लंबे समय से रहे हैं, लगभग हर इलाके में गए हैं, और प्रॉक्सीज का जो एक इंपैक्ट या फियर इजराइल को रहा है वो रहा ही है, वो डील करता रहा है। मतलब इस युद्ध की जो जड़ें हैं अगर 7 अक्टूबर में ढूंढ ले तो उसमें भी प्रॉक्सीज पीछे है। क्या यह संभव है कि प्रॉक्सीज का खात्मा, ईरान की बैकिंग, एक ऐसी इजराइल की शर्त हो इजराइल की तरफ से जो ईरान के लिए मुश्किल हो मानना, और ये इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि प्रॉक्सीज रहेंगे तो ये जंग तो कम या ज्यादा हमेशा चलती रहेगी, 24 घंटे चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो ईरान के लिए सबसे मुश्किल शर्त है, इजराइल की ने जो मांग की है, वो है कि ईरान अपने जो 400 किलो से अधिक जो संवर्धित यूरेनियम है वो हैंडओवर करे, किसी तीसरे देश को हैंडओवर करे, जिसके लिए शायद ही ईरान इस बात पर राजी होगा, क्योंकि ईरान को भी ये पता है कि 40 दिन बाद ही सही लेकिन अमेरिका और इजराइल को युद्ध विराम के लिए मानना इसलिए पड़ा क्योंकि 40 दिन से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए थे। तो वही वाली बात है, जैसे ट्रंप कहते थे कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो आज जो ये युद्ध विराम आया है, और वो इसलिए क्योंकि ईरान भी झुका नहीं, ईरान भी रुका नहीं, और ईरान की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे थे, और ऐसे में जो दूसरा पक्ष है उसको भी युद्ध विराम के लिए, बातचीत के लिए टेबल पर आना पड़ा था। तो ऐसे में ईरान यूरेनियम अपना संवर्धित देगा नहीं, और ईरान ना ही अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकेगा। तो जाहिर है कि ये दोनों मुख्य बात है। रही बात जहाँ तक प्रॉक्सी का, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस मामले में जमीन पर अगर आप देखें तो जो ईरान ने इजराइल के खिलाफ 3 प्रॉक्सी तैयार किए थे, मुख्य तौर पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती। तो हमास का कमोबेश अगर आप देखें तो ग्राउंड पर सफाया हो चुका है, गाजा पर बहुत हद तक इजराइल का नियंत्रण है। हिजबुल्लाह को लेकर भी देखें तो हिजबुल्लाह की बहुत सारी शक्तियां जा चुकी है। हालांकि ये अलग बात है कि इस जंग में लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, लेकिन अभी भी लेबनान में लितानी रिवर तक आईडीएफ की फोर्स ग्राउंड पर मौजूद है। और जो हूती का सवाल है, तो हूती की तरफ से रह रहकर हमले होते हैं, लेकिन हूती बहुत दूर बैठा हुआ है। तो प्रॉक्सी से ज्यादा इस वक्त इजराइल के दिमाग में होगा कि ईरान कितना कमजोर हो चुका है। क्या वो इतना कमजोर हो चुका है कि कम से कम 10 साल तक के लिए जेरूसलम में लोग निश्चिंत होकर सो सकेंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान की शक्तियां इतनी सीमित कर दी गई हैं कि वो इजराइल के लिए खतरा न रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, तेल अवीव में विध्वंसक हमला हुआ इस बीच, और एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं, कई मिसाइलों से अटैक हुआ। इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, उनको रोकने में, ईरानी हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। इधर यूएस में इजराइल पर लगाम लगाने की मांग की गई है। काउंटर टेररिज्म के पूर्व अधिकारी ने मांग की है, और सीज फायर सफल बनाने के लिए इजराइल पर लगाम लगाना जरूरी है। जो कैंट अपने पद से दे चुके हैं इस्तीफा, और उन्होंने ये बयान दिया है। कैंट की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये सीज फायर अगर आगे बढ़ती है तो ये बिल्कुल एक अलग अप्रोच है कि भाई ईरान ही नहीं, इजराइल को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। त्रिपाठी सर, कितनी सच्चाई इसमें लगती है? इजराइल को नियंत्रित करना, क्या यह संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के लिए कितना मुमकिन है कि वो ईरान के बाद इजराइल को भी लिमिटेड पावर की तरह रखे? रवि, देखिए, जो जितनी पिछले इतने 2 सालों से देख लीजिए, जो हिजबुल्लाह के साथ या
फ़लस्तीन में जो भी प्रॉब्लम है इजराइल के साथ, तो वो चल ही रही है। और इजराइल को लगता है कि उनकी जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो इतने आक्रामक नहीं रहेंगे। और ये लेकर के इजराइल और ख़ास करके नेतन्याहू चलते रहे हैं। अभी तो उन्होंने ग्रेटर इजराइल का भी आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था, प्लान रखा हुआ है। तो क्या अमेरिका इसको रोक पाएगा? ये बहुत मुश्किल लगता है। और अमेरिका के अंदर इजरायली जो लॉबी है ज्यूज़ की इतनी ज़्यादा है कि उसको रोक पाना किसी भी प्रेसिडेंट को संभव नहीं है उसके लिए। हाँ, इनकी जो मदद करते हैं वेपन्स के ऊपर, अगर उसके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं तो शायद ये कुछ हद तक रुके। लेकिन अभी इजराइल भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है अपने वेपन्स प्रोग्राम को लेकर के। दूसरी चीज़ है कि क्या ये जो दुश्मनी है, जाति दुश्मनी इजराइल और ईरान के बीच में, वो ख़त्म हो पाएगी? वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एम्बेडेड है इनके बीच में कि ये जो है ये डर वो तो कभी खत्म नहीं होगा। वो तो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारे ना। बिल्कुल। और रवि, मैं चाहूंगा अगर मनीष हैं तो अगर उनसे ये पूछा जाए कि अभी रिएक्शन क्या है इजराइल के लोगों का, जो अभी सीज फायर की बात हुई है, क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि वहां भी काफ़ी अपोजिशन है इस लड़ाई के खिलाफ। पहली बार इन 40 दिनों में ऐसा इजराइल के लोगों को लगा है कि इतनी ज़्यादा तबाही कोई देश उनके यहाँ मचा सकता है, जो कि पहले उन्होंने सोचा नहीं था। तो जरूर वहाँ के लोग भी इसके बारे में सर, मनीष से ही सवाल का जवाब ले लेते हैं और मनीष से ही पूछ लेते हैं कि मनीष, जितने दिन की लड़ाई चली है, लोग किस तरह से इस युद्ध को देख रहे हैं, सीज फायर को देख रहे हैं? कितने प्रतिशत या कितने लोग अमूमन आपको मिलते हैं जो चाहते हैं कि भाई इस युद्ध को खत्म किया जाए, और कितने लोग ऐसा लगा कि नहीं, ये युद्ध जरूरी है अगर इजराइल को अस्तित्व में रहना है, यहूदियों को अगर इस धरती पर अपना अस्तित्व बचाना है? तो देखिए रवि, मैं आपको बताऊं कि युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के बाद मैंने एक ही बात महसूस की है कि युद्ध का फैसला सरकार करती है, लड़ती सेना है, लेकिन जनता तो भुगतती ही है। जनता बस शांत होकर ये इंतजार करती है कि अब युद्ध बंद होगा, अब युद्ध बंद होगा और वो राहत की सांस ले सकेंगे। पिछले 1 घंटे में उनके चेहरे पर वो राहत के भाव मुझे दिख रहे हैं। वरना आप सोचिए कि इस वक्त भी यहाँ पर सूरज उगा नहीं है, तो लोग पूरी रात में कम से कम 8 बार 10 बार उठकर बंकर में भागते हैं। उनकी मनोदशा सोचिए कि पिछले 40 दिन से क्या हुई होगी। उसके बाद ये सोचिए कि उनके काम धंधे बंद है, रोजगार के सारे अवसर खत्म है, तेल अवीव के सारे होटल बंद पड़े हुए हैं। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कि ये तेल अवीव वो तेल अवीव था जिसे दुनिया में सबसे अधिक चमक दमक वाला शहर माना जाता था, और आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, तो बाजार बंद है। तो इस तरह से हर आम आदमी प्रभावित है इस युद्ध की विभीषिका से। तो ऐसे में जब ये युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, तो सरकार चाहे जो भी सोच रही हो, सेना इसे जिस भी रूप में एसेस कर रहे हो, लेकिन आम आदमी के दिल में अगर आप कहें तो एक खुशी की लहर है। उनको लगता है कि चलो शायद अब थम जाए, अब अपनी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। लेकिन फिर वही बात है कि आने वाले दिन कैसे होंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी उनके लिए एक खुशी की बात है, राहत की बात है, संतोष की बात है, और सबसे बड़ी बात वो यही सोच रहे होंगे कि चलो कम से कम अब शांति से वो रात भर सो तो पाएंगे। वरना इस 40 दिन में इजराइल में 1 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूरी रात सोया है। जी बिल्कुल। और लोगों के सामने इस वक्त विकल्प भी कुछ नहीं है। सरकारें अगर तय करती हैं तो फिर उसी हिसाब से उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी।